अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है गुएलेन-बेरी सिंड्रोम, जो कि एक डिज़ीज़ है मसल्स की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन में कुछ यूँ आता है कि गुएलेन-बेरी सिंड्रोम जो है ये एक रेयर डिसऑर्डर है जिसमें हमारी अपनी ही इम्यून सिस्टम जो है वो अटैक करती है हमारे नर्व्स पे, जिसकी वजह से हमारे नर्व्स जो है वो ठीक तरह से काम नहीं करते। उसकी माइलिनेटेड शीट जो है वो ख़राब हो जाती है और नर्व जो है वो आगे जाके ख़त्म हो जाती है ऑलमोस्ट। वीकनेस, इसमें वीकनेस आती है और टिंगलिंग आती है। एक्सट्रीमिटीज़ यूजुअली जो है ये फर्स्ट सिम्टम्स है, मतलब आगे आपके हाथ और पैर जो है इसमें वीकनेस आ जाती है और इसमें जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो अपने कंटिन्यू नहीं रख पाते। आगे जाके क्या आता है इसमें कि दिस सेंसेशन कैन क्विकली स्प्रेड एंड इवेंचुअली पैरालाइज होल बॉडी। और ये सिम्टम्स जो है या ये जो इन्फेक्शन है ये जल्दी जल्दी स्प्रेड आउट होता है और आगे जाके पूरी बॉडी को ये पैरालाइज करता है। और मोस्ट सेवेयर केस में ये एक मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन भी काज करता है। मोस्ट पीपल जो है इस कंडीशन में हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और अपनी ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। सिम्टम्स में क्या आता है कि आपकी फिंगर्स, टोज़, एंकल और रिस्ट जो है उसमें नीडल वाली सेंसेशन आ जाती है, चुभने वाली सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। वीकनेस आ जाती है आपके लेग्स में, आप ठीक से चल नहीं पाते। आपके फेशियल जो मूवमेंट है, जैसे बात करना हुआ, आंखें हिलानी हुई वगैरह वगैरह, उसमें डिफ़िकल्टी आपको फेस करना शुरू हो जाती है। और डबल विज़न, मतलब आई जो है अपनी मूवमेंट जो है वो ठीक से नहीं कर पाती, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन उसमें नहीं होता, जिसकी वजह से आपको विज़न में भी मसला हो जाता है। रैपिड हार्ट रेट उसमें हो जाता है। ब्लड प्रेशर जो है कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे आता है, मतलब वो भी कांस्टेंट नहीं रह पाता। और आपको डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में, क्योंकि आपके मसल्स जो है वो भी ब्रीथिंग में इन्वॉल्व रहता है। जैसे ही मसल्स आपके वीक हो जाते हैं तो आपको डिफ़िकल्टी फेस होती है ब्रीथिंग में। टाइप्स में इसमें क्या आता है कि इसके बेसिकली 3 टाइप्स है। पहले टाइप में जो आता है एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग रेडिकुलो न्यूरोपैथी, ये पहला टाइप है जिसमें पैरालिसिस स्टार्ट होती है आपके लिम्ब से और फिर आके वो ऊपर बॉडी की तरफ आना शुरू हो जाती है। दूसरे में आता है मेलर-फिशन सिंड्रोम, जिसमें आपकी पैरालिसिस स्टार्ट होती है आइज़ से और फिर आगे जाके वो पूरी बॉडी में फैल जाती है। और तीसरा जो टाइप है ये है एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी एंड एक्यूट मोटर सेंसरी एक्सोन न्यूरोपैथी, मतलब इसमें सेंसरी और मोटर एक्सोन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। काज़ में बेसिकली इसके काज़ में जो है वो कुछ ख़ास नहीं, मतलब इसके रियल काजेज़ जो है वो अननोन है, क्योंकि इम्यून सिस्टम किसी वजह से भी अपने जिस्म पे अटैक कर सकता है, अपने न्यूरॉन पे अटैक कर सकता है। इस डिसऑर्डर के कुछ दिन या कुछ हफ्तों बाद ये काजेज़, ये सिम्टम्स जो है वो आना शुरू हो जाता है, जो कि रेस्पिरेटरी या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बाद आपको आ सकता है। रेयरली इसमें सर्जरी के बाद भी आ सकता है काज जो है, और वैक्सीनेशन के बाद भी ये सिंड्रोम जो है ये ट्रिगर हो सकती है। रिसेंटली अभी कुछ रिपोर्ट हुआ है कि ज़िका वायरस जो है वो ज़िका वायरस का इन्फेक्शन जो है वो इस सिंड्रोम को खास करने में अहम रोल अदा कर रहा है। रिस्क फैक्टर में अगर हम देखें तो कोई भी एज वाला बंदा, मतलब किसी भी एज का बंदा इससे इफ़ेक्ट हो सकता है। जैसे ही आपकी एज बढ़ती है तो आपकी रिस्क जो है इस बीमारी के लिए वो बढ़ती जाती है। कॉमनली मेल जो है वो ज़्यादा इन्फेक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। ट्रिगर एजेंट या ट्रिगर काज या रिस्क फैक्टर जो है गुएलेन-बेरी सिंड्रोम के वो कुछ यूँ है कि मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन विद कैम्पलोबैक्टर, ये एक बैक्टीरिया है जो कि काज करता है इस बीमारी को या इस सिंड्रोम को। इन्फ्लुएंजा वायरस अगर आपको काज हुआ है तो आप रिस्क फैक्टर में है कि शायद हो जाए आपको ये बीमारी।
और हेपेटाइटिस ए, बी, सी एंड ई अगर आप इसमें मुलविस है, मतलब ये बीमारी आपको हुई है, तो शायद हो सकता है कि ये सिंड्रोम भी आपको हो जाए। HIV भी इसमें आता है। आगे आते हैं कि माइकोप्लाज्मा नमोनिया, ये भी सर्जरी के बाद भी ये हो सकता है, और ट्रामा के बाद भी ये बीमारी आपको लग सकती है, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन हो जाता है बंदे को कभी कभी, तो हो सकता है कि आपको ये बीमारी हो जाए ट्रामा के बाद। डायग्नोसिस में क्या करते हैं, बेसिकली 3 टाइप के प्रोसीजर इसके लिए फॉलो होते हैं। पहले में स्पाइनल टैप, बेसिकली इसमें जो है विड्रॉ करते हैं स्पाइनल फ्लूइड को स्पाइनल कैनाल से लोअर बैक से, बेसिकली जो कि आगे जाके हम टेस्ट करते हैं कि इसमें इन्फेक्शन है कि नहीं। दूसरा जो आता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इसमें जो है थिन नीडल इलेक्ट्रोड आर इंसर्टेड इनटू द मसल योर डॉक्टर वांट टू स्टडी, मतलब जो मसल आपके डॉक्टर स्टडी करना चाहते हैं उसमें एक थिनी सा निडल इंसर्ट करते हैं, जिसमें फिर वो डॉक्टर अपने हालात के ज़रिए फिर आपकी न्यूरल एक्टिविटीज़ को देखते हैं उस मसल में, कि इस मसल्स की वो डिग्रेडेशन हुई है कि नहीं। नर्व कंडक्शन स्टडी, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोड जो है आर टैप्ड ऑन द स्किन अबव योर नर्व, जो नर्व है उसके ऊपर जो स्किन है उसमें उस पर इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। अ स्मॉल शॉक इज पास थ्रू द नर्व टू मेजर द स्प्रेड ऑफ द नर्व सिग्नल, इसमें जो है वो एक स्मॉल सा शॉक दिया जाता है इस नर्व को, ताकि इसकी स्पीड को देखा जाए किस स्पीड से ये इस नर्व में इम्पल्सेस जा रही है। फिर वो आगे जाके वो उसके साथ कंपैरिजन करती है कि ये नर्व जो है ये अफेक्टेड है या नहीं। ट्रीटमेंट में बेसिकली इसका कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन आपकी रिकवरी जो है उसको स्पीड अप करने के लिए 2 प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, जिसमें पहला आता है प्लाज्मा एक्सचेंज। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपके जिस्म से प्लाज्मा को निकाल दिया जाता है और ब्लड के सेल्स वगैरह उसको छोड़ दिया जाता है। ये सेल्स दोबारा फिर अपने लिए प्लाज्मा बनाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है उसकी इम्यूनिटी इंक्रीज़ हो जाती है। और दूसरे में क्या आता है इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी, इसमें क्या होता है कि जो अफेक्टेड पेशेंट है और डोनर पेशेंट से इम्यूनोग्लोबिन निकाल के अफेक्टेड पेशेंट में डालते हैं, जिसकी वजह से वो इम्यूनोग्लोबिन जो है उस एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, जो कि स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज़ होती है। फिर वो जाके उन जो जिस्म में एंटीबॉडीज़ बनी होती है उनको ख़त्म करता है, जिसकी वजह से आपकी रिकवरी जो है वो स्पीड अप होती है। एनेस्थीसिया मैनेजमेंट में बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, इस पेशेंट में आपको हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन अटैक्स को आपको रोकना पड़ता है प्री ऑपरेटिवली, मतलब ऑपरेशन से पहले भी, ऑपरेशन के दरमियान भी, ऑपरेशन के बाद भी आपको ये अटैक का सामना कर सकते हैं। मतलब इसके लिए आपको ख़ुद को रेडी रखना पड़ेगा। अपने शख्स को जो है वो अवॉइड करना, क्योंकि इस पेशेंट में रिस्क होता है हाइपरकलीमिया का, और हाइपरकलीमिया जो है वो अफेक्ट करता है हमारे हार्ट को भी और जिस्म के और प्रोसीजर को भी वो अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हम इसको अवॉइड करते हैं। और बेसिकली ये फिर लॉन्ग एपनिया में भी जा सकता है, फिर रिकवरी इस पेशेंट की नहीं होती। रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ रीजनल वर्सेस जनरल एनेस्थीसिया, हमने देखना पड़ता है कि इस पेशेंट के लिए कौन सी प्रोसीजर जो है वो बेस्ट रहेगी, या रीजनल या जनरल एनेस्थीसिया, दोनों को हम कंपेयर करते हैं, फिर आगे जाके हम वो प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ताकि इस पेशेंट का जो है वो प्रोसीजर नॉर्मल तरीके से और जैसे ही और जितना अच्छे तरीके से हो सके हम वो प्रोसीजर फिर उसके लिए फ़ॉलो करते हैं, चाहे वो रीजनल हो या फिर जनरल हो। तो हम रिस्क और बेनिफिट्स को मेजर करके, मतलब जिसमें फ़ायदा ज़्यादा हो वही प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये टॉपिक जो है ये एनेस्थीसिया मैनेजमेंट बेसिकली मैंने उठाया है आपके मॉर्गन और मैकेल जो क्लिनिकल एनेस्थीसिया बुक है उससे, और बाकी जो है वो मैंने दूसरे सोर्स से तैयार किया है, PDF फॉर्म में मैंने आपको वो भी सेंड कर दिया है। अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो काइंडली आप मुझसे पूछ लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।